बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुढ़ापे के अंदर होने वाली अक्सर जो बीमारी होती है जिसे हम राशा कहते हैं और मेडिकल में इसे पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। आज हम देखेंगे कि पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है, ये क्यों होती है, इसकी अलामात क्या होती हैं और तिब के अंदर इसका किस हद तक इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों, पार्किंसन डिजीज दरअसल हमारे मिड ब्रेन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें सब्सटेंशिया निग्रा कहते हैं। जब किसी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसकी वजह से पार्किंसन डिजीज जो तो होती है। ये हमारे जो सेल्स हैं सब्सटेंशिया निग्रा, ये एक केमिकल रिलीज करती हैं जिसका नाम है डोपामिन, और डोपामिन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है। आपको इल्म है कि हमारे जो दिमाग से अहकामात होते हैं वो दरअसल मोटर नर्व्स के ज़रिए हमारे मसल्स यानी उज़लात तक जाते हैं और उससे हमारी मूवमेंट्स होती है। जिस वक्त ये केमिकल जो है डोपामिन रिलीज होना कम हो जाता है तो हमारी जो बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसके साथ साथ जहाँ पर जब ये सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो एक और केमिकल जो ये रिलीज करते हैं जिसे एपिनेफ्रिन कहते हैं, अगर उसकी भी इसके अंदर कमी हो जाती है, और इस केमिकल का फंक्शन होता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना। और हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर और हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। अब जब ये दोनों केमिकल जो हैं उनकी तादाद जो मिकदार कम हो जाती है तो उससे बहुत सारे अलामात पैदा होती हैं। अब हम देखते हैं इनमें सबसे मेजर जो अलामात होती हैं वो 3 होती हैं। पहले है कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा का फड़कना जिसे हम ट्रेमोरस कहते हैं, और दूसरा ये है कि जिस्म के उज़लात जो होते हैं उनका सख्त हो जाना जिसे रिजिडिटी ऑफ द मसल्स कहते हैं, और तीसरा है हमारी मूवमेंट्स का स्लो हो जाना जिसे ब्राइडिकाइनेसिया कहते हैं। ब्राइडी मीन जो है स्लो और काइनेसिया मीन द मूवमेंट्स। जो हमारे मसल्स की जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्लो हो जाती हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, अब चूंकि यह से हमारा एपिनेफ्रिन जो है अगर वो केमिकल कम रिलीज हो रहा होता है तो ऐसे पेशेंट होते हैं जब वो लेट के उठते हैं तो यकदम उनका या तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। अब हम देखते हैं इसकी अलामात क्या होती हैं। सबसे पहली अलामत तो ये होती है जैसे कि हमारे दिमाग के इन सेल्स के अंदर डिस्ट्रक्शंस हो जाती है, ये जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, तो पेशेंट के अंदर सोचने और समझने की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। जैसे ही ये सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं और डोपामिन कम हो जाती है तो मरीज को जो है अपने ऊपर कंट्रोल जो होता है वो मुश्किल हो जाता है, यानी वो उसकी चलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, वो बार बार गिर रहा होता है। इस तरह ये होता है कि जब हम चलते हैं तो आपको पता है हम दोनों हाथ भी हमारे साथ साथ मूव कर रहे होते हैं, यानी हमारे चाल के साथ हमारे हाथों की जो मूवमेंट की जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इसके अंदर डिस्टर्ब हो जाती है, और पेशेंट जो है वो बिल्कुल चल तो रहा है लेकिन उसके हाथ बिल्कुल स्टिल होते हैं। इसका चेहरा बिल्कुल ऐसे होता है, स्पॉट फेस हमें नजर आता है जैसे मास्क लाइक फेस होता है, यानी इसके जो चीक्स होते हैं उसकी मूवमेंट्स मसल की मूवमेंट्स नहीं होती, उसके आईलिड्स जो है आंखों के जो ऊपर आईलिड्स हैं उसकी मूवमेंट्स नहीं होती, और वो इसी उसका ब्लिंकिंग नहीं होती। जैसे हम उसकी तरफ देखते हैं ऐसे पेशेंट को जो राशा का मरीज है तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमें वो घूर रहा होता है, क्योंकि उसके ना तो आइज ब्लिंक कर रही होती है ना उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं। वजह यही होती है कि उनके चेहरे के जो मसल की जो है वो रिजिड हो जाते हैं, वो सख्त हो जाते हैं, उनमें स्टिफनेस आ जाती है और उनकी मूवमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं रहती। इस तरह ये पेशेंट जब कुछ खाने की कोशिश करता है और निगलने की कोशिश करता है वो निगला नहीं जाता, क्योंकि जो ग़िज़ा की नाली है उसके मसल जो होते हैं उनकी मूवमेंट्स में चूँकि बहुत स्लो हो जाती है, इससे खाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ हम देखते हैं कि मरीज़ को सांस लेने के अंदर बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि सांस लेने के लिए हमारे जहाँ फेफड़े काम करते हैं हमारा डायाफ्राम जो है उसने भी अप एंड डाउन होता है। अगर हमारी उसकी मूवमेंट जो चूँकि हम कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसलिए मरीज़ के लिए सांस लेना बहुत दुश्वार हो जाता है और सम टाइम उसको सांस नहीं लिया जाता जैसे उसकी जो है मौत भी हो सकती है। सेम इस तरह उसके हार्ट रेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या कभी बहुत कम हो जाता है। अब बढ़ इसलिए जाता है कि इस पेशेंट का ख़ास तौर पर हम जिसे टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि एक तो जिस्म के अंदर बुढ़ापा होता है
जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है और हार्ट रेट इस वजह से उसका बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे मरीज़ जो है उसको खाना जो है वो सही तौर पे डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता और ना ही प्रॉपर तौर पे उसको मरीज़ को भूख लगती है, क्योंकि आपके जो स्टमक है उसके जो मसल्स की मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो रही होती है। इसी के साथ ऐसे पेशेंट को कब्ज़ की शिकायत अक्सर रहती है। और आपको पता है कि कब्ज़ क्यों होती है कि हमारे जितना भी स्टूल होता है वो आंतों के मसल्स के मूवमेंट की वजह से होता है। जिस वक़्त मैंने कहा मसल्स के मूवमेंट कम होती है तो ज़ाहिर है कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी या स्टूल जो पास नहीं होगा। सेम इस तरह हम देखते हैं कि ऐसे पेशेंट को अक्सर जो है वो यूरिन रुक जाता है, पेशाब मसाने में रुक जाता है, यानी गुर्दे पेशाब तो फ़िल्टर कर रहे होते हैं और वो मसाने में इकट्ठा भी हो रहा होता है, लेकिन खारिज नहीं हो पाता क्योंकि मसाने के मसल ने कॉन्टैक्ट करना है तो इसने खारिज होना है और ये खारिज नहीं कर पाता और इस वजह से अक्सर मरीज़ का जो है उसे जो ब्लड के अंदर ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल जो वो बढ़ जाता है। सेम इस तरह हम ये देखते हैं कि ऐसे मरीज होते हैं वो हमेशा आगे की तरफ उसका झुकाव होता है, यानी उसका माथा जो आगे की तरफ झुका हुआ होता है और इसके साथ उसके जो बैकबोन के मसल्स होते हैं और ख़ास पर जो अपर जो है वो बॉडी है उसके मसल आगे की तरफ झुके होते हैं, यानी शोल्डर्स आगे की तरफ झुके होते हैं और मरीज़ कभी भी स्ट्रेट जो है वो नहीं बैठ सकता बल्कि वो इस तरह झुका हुआ होता है। तीसरा, जब ये मरीज़ चलने लगता है तो उसके चलने में बड़ी मुश्किल होती है, वो पहला स्टेप जो उठाने में बड़ा सोचता रहता है, सोचता फिर ये चलता है और ये फिर ऐसा ऐसा चलना है, यानी कभी भी ये तेज़ नहीं चलेगा। ये मरीज़ जब भी बोलता है बहुत ऐसा ऐसा बोलता है, उसकी वजह ये होती है कि इसके ज़बान के मसल जो होते हैं वो भी चूँकि स्टिफ हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, इसलिए जो है वो बहुत छोटे-छोटे अल्फाज बोलेगा और बहुत ऐसा ऐसा बोलेगा। अब इसके लिए मरीज़ जब चलेगा भी तो वो छोटे-छोटे स्टेप्स के साथ चलेगा और बड़ी एहतियात, ज़रा से भी इसके सामने कोई पत्थर वगैरह आ जाए तो फ़ौरन ये गिर जाएगा। तो दोस्तों ये तो इसके सिम्पटम थे जो कि बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर जो सब्सटेंशिया निग्रा है, जो मिड ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं ब्रेन के, उनके डिस्ट्रॉय या डैमेज होने की वजह से और डोपामाइन जो है केमिकल है वो कम रिलीज़ होने की वजह से होते हैं। तो ये तो लेटेस्ट इसके ऊपर एक साइंटिफिक पार्ट था जो मैंने आपके सामने बताया कि ये पार्किंसन डिजीज या राशा क्यों होता है। तो दोस्तों ये आमतौर पे बीमारी 60 साल की उम्र के बाद होती है और इसकी भी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। अब ये स्टेजेस 5 होती हैं और अगर किसी शख्स को 60 साल की उम्र के बाद ये ऐसा होता है तब भी वो अपनी जो है वो तभी उम्र जो है वो पूरी कर लेता है और तकरीबन 70-80 साल या 90 साल की उम्र को आराम से गुजार लेता है। लेकिन अगर ये स्पीड से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए फिर मरीज़ एट द एंड ये होता है वो बिल्कुल बेड पे चला जाता है और उसके बॉडी के किसी भी मसल्स की कोई मूवमेंट नहीं होती, मतलब ना वो उठ सकता है ना वो चल सकता है, कुछ भी वो नहीं कर सकता। अब हम तिब्बी यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पार्किंसन डिजीज़ क्यों होती है। जैसे मैंने कहा ये बूढ़े लोगों का मर्ज़ होता है, ये 60 साल की उम्र के अंदर होते हैं और तिब्बी कदीम के मुताबिक इस उम्र के अंदर मरीज़ का जो मिजाज होता है उसके अंदर बरूदत वाक़ हो जाती है, उसके अंदर सर्दी वाक़ हो जाती है और सर्दी की वजह से क्या होता है कि उसके जो उज़लात होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, वो सख्त हो जाते हैं और उसके साथ उसका दिमाग के जो सेल्स होते हैं, जो आसाब होते हैं, वो बरूदत की वजह से है, वो ख़ास तौर पर मिड ब्रेन के जो नर्व्स होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसे मैंने कहा था वो सब्सटेंशिया निग्रा जो है वो जो असाब है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे तिब्बे कदीम ने इसका बाकायदा एक वजह बताई है कि ये बुढ़ापे का मर्ज़ है और बरूदत और सर्दी और खुश्की की वजह से आ जाता है, तो हमें आपको ये भी पता है कि तिब के अंदर जो इलाज बिल-ज़िद किया जाता है, लिहाजा इसका इलाज जो है सर्दी खुश्की का इलाज हम गर्मी तरी से ही करेंगे, यानी ऐसी अद्वियात हम मरीज़ को इस्तेमाल करवाते हैं, ऐसी ग़िज़ाओं मरीज़ को इस्तेमाल करवाते हैं जिनका मिजाज गर्म और तर होता है। अगर ये मरीज़ इस चीज़ को जो दवा को एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका पार्किंसन डिजीज़ का जो प्रोग्रेस होने की जो स्पीड होती है वो बहुत हद तक स्लो हो जाती है और अगर ये इब्तदाई स्टेज के अंदर जैसे मरीज़ को ये अलामात आनी शुरू हो जाएँ और उसको दवाई देनी शुरू कर दें तो ये मर्ज़ मुकम्मल तौर पे क्योर भी हो जाता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ बड़ा सादा सा फार्मूला है जो बड़े आराम से बड़े ईज़िली इसके तमाम अज्जा जो हैं वो पंसारी से मिल जाते हैं और एक आध जूस आपको लेना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें शायद आपके किचन के अंदर ही मिल जाएंगी। इसमें क्या है कि काली मिर्च आपने लेनी है 10 ग्राम, नुशादा लेना है आपने 20 ग्राम और सुंड लेना है आपने 50 ग्राम लेना है और सना मक्की आपने लेनी है 80 ग्राम।
ये सारी चीज़ों को अलग अलग पाउडर करके इनको बराबर मिक्स कर लीजिएगा। और अगर आप कैप्सूल फॉर्म में लेना चाहें तो 00 का कैप्सूल होता है, यानी 1000 mg का कैप्सूल। अगर बड़ा नहीं मिलता तो 500 mg का कैप्सूल आप 2 ले सकते हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को। और अगर कैप्सूल के बगैर भी लेना चाहें तो 1 ग्राम की मिकदार के अंदर सुबह, दोपहर, शाम आपको ये लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ भी चूँकि बुढ़ापे में आता है, सर्दी का ये मर्ज़ होता है, बरूदत इसमें बड़ी होती है, तो लिहाज़ा इसको सबसे पहले तो ये है कि खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे जिस्म के अंदर बरूदत ज़्यादा हो जाया करती है। सेकेंडली ऐसे मरीज़ को जो है वो ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। और तीसरे ऐसे मरीज़ को ज़्यादा ठंडे माहौल में भी नहीं रहना चाहिए। सर्दियाँ हैं तो उसको अपने आप को अच्छी तरह जो है वो जैकेट्स वगैरह या बाकी जो चीज़ें उसको कवर करना चाहिए। और मज़ीद जो है गर्मियों के अंदर एसी से उसको परहेज़ करना चाहिए। और साथ ये दवाएँ इस्तेमाल करें और सब्ज़ी और गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिसके अंदर बकरे का गोश्त है और सब्ज़ियाँ जैसे टिंडे, गाजर, मूली, शलजम, घिया है। और उसके अंदर जो मसाला डाला जाए उसके वो काली मिर्च और बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। और जिन लोगों को ये पार्किंसन डिजीज़ है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेशक एलोपैथी में ये तो कहा जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है कि नेफ्रॉन जो है एक दफ़ा अगर इस जो नर्व सेल्स हैं वो डेड हो जाएँ तो दोबारा जो है वो रीग्रो नहीं हो सकते, ये रीडेवलप नहीं होते। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इब्तदा स्टेज के अंदर जितने आपके जो है जो मिड ब्रेन के जो सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय होने से हम उसको बचा सकते हैं। जो वीक हो रहे हैं उनको हम अपनी दवाइयाँ दे के टोन अप कर सकते हैं। तो इस तरह से मर्ज़ पे काबू पाया जा सकता है। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।